स्टूडेंट, मॉर्निंग। ये आपके सामने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है। एटम का थॉमसन मॉडल जो था, जो सबसे पहले 1899 में आया था, उसके अकॉर्डिंग थॉमसन ने बताया था, जी थॉमसन था, उसने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एक है। एटम की जो शेप है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जैसे कि आप स्फीयर देख रहे हैं, वो टोटल पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने जितने कि आप पॉजिटिव चार्ज होंगे। यानी किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज सेम टू सेम होंगे, तो होल एटम को वो न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है। तो ये था थॉमसन का मॉडल, जिसको हम वाटरमेलन वाला मॉडल भी कह सकते हैं। जैसे वाटरमेलन में बिल्कुल खाने वाला पार्ट जो होता है, लाल लाल जो होता है, वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज उसके हैं, सीड्स जो हैं, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। लेकिन उसने कहा था कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेम है, तभी एटम न्यूट्रल होता है। इसी तरह से एक और फिगर आपके सामने दिख रहा है पुडिंग्स का। पुडिंग्स भी इसी तरह के कुछ केक वाला आइटम होता है, जो कुछ लोग खाते भी जानते हैं। तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से, जैसे ये बीच बीच में एम्बेडेड है चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो डाले जाते हैं वो हैं, और केक है बाकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी के मॉडल पे, इसी का मॉडल दे करके एटम का मॉडल समझाया था थॉमसन ने। लेकिन बहुत सारी इसमें खामियां थीं, जिसकी वजह से, डिमेरिट्स की वजह से ये खामी बाद में पता लगी कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अगर निकल कर के आती हैं तो ज़्यादा प्योरीफाई होती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं, और ज़्यादा उसमें आप यकीन कर सकते हैं। जो थॉमसन का मॉडल था वो एक्सपेरिमेंट बेसिस नहीं था, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन बेसिस था। इसलिए ख़ास तौर पे थॉमसन का मॉडल खारिज हो गया। तो रदरफोर्ड का मॉडल जब आया तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। इसमें उसने किया क्या था, ये गोल्ड की फॉयल ली थी। ठीक है। गोल्ड की फॉयल, यानी गोल्ड ही क्यों लिया, गोल्ड चूँकि बहुत ही डक्टाइल मेटल होता है, मलाइबल होता है, आप उसको थिन शीट में बदल सकते हैं, तो उसका फॉयल बन सकता है। तो ये जैसे ये चीज़ जो मैं उसके अंदर कर रहा हूँ रेड कलर के, ये गोल्ड फॉयल है जो कि आपको साइड से दिख रही है। उसके अंदर ये छोटे छोटे एटम है जो स्फीयर के फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। ये स्फीयर है, ये स्फीयर, ये स्फीयर, तो सारे स्फीयर हैं, वो आपको एटम नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है। हीलियम जो होता है वो 2+ चार्ज बनाता है। तो ये एटम जो होता है हीलियम का 2+ पॉजिटिव चार्ज, यानी कटायन जो होगा हीलियम का, तो वो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। चूँकि हीलियम एक नोबल गैस है और इतनी आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो एटम बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और बनाएगा हीलियम 2 पॉजिटिव, उसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि इसके ऊपर एनर्जी, इसके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो अल्फ़ा पार्टिकल के पास बहुत एनर्जी होती है, और ये कहीं पे भी, किसी भी जगह पे आर पार निकल सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया कि वो एटम के लेवल तक पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ अल्फ़ा रेस ये इधर से जा रही है, बहुत सारी अल्फ़ा रेस जो है वो कहीं कहीं सीधे निकल जा रही है, जो ब्लैक पोर्शन से आपको दिखाया गया है। रेड पोर्शन जो है स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है। और जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है जो कि एकदम बाउंसिंग बैक हो जा रहा है, वापस उसी पाथ से, सेम पाथ से बाउंसिंग बैक हो रहा है, यानी उसी पाथ से वापस लौट जा रहा है। तो इस तरह के तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन्स निकल कर के आए सामने, उसमें उसने ऑब्जर्वेशन में यही बताया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जैसे कि आप इसको और जूम करके दिखाया कि एटम से कैसे अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से ब्लैक कलर की लाइन से आपको दिख रहे हैं, वो निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। दूसरा है सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ थ्रू ए स्मॉल एंगल
कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे कि ये रेड वाला आपको दिख रहा है ऐसे करके गया, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ जो था लार्जर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, वेरी फ्यू डिड नॉट पास थ्रू द फॉयल एट ऑल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन और इवन कम बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे केम। या तो वो जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट गया, या फिर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो ये सारे कंक्लूज़न या ये सारी ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारे स्पेस है खाली, यानी ये अगर आप एटम देख रहे हैं तो इसकी इर्द गिर्द स्पेस खाली है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं जिससे वो टकराएगा। तो एटम के इर्द गिर्द या एटम हम कहें उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्पेसेस हैं जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल जाता है। उसके बाद एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है छोटा सा एटम के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है सेंटर में बिल्कुल, जो रिपेल कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल को या डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसी से टकरा रहा है अल्फ़ा पार्टिकल और डायरेक्शन बेंड कर जा रहा है, या उससे टकराने के बाद फिर वापस, या उससे टकराने के बाद किसी एंगल पे वापस जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि बीच में कोई ऐसा रिजिड पार्ट है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल टकरा जा रहा है और कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, या तो वो उसी पाथ से वापस लौट जा रहा है, जब डायरेक्ट हिट हो रहा है तो उसी पाथ से वापस चला जा रहा है। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पता लगाया कि ये जो न्यूक्लियस है वो उसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज था, तो न्यूक्लियस को भी अंदाज़ा लगा लिया गया कि वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। उसका मास जो होगा एटम का टोटल मास जो है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, उसने ये भी बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजिड पार्ट था, वहाँ से टकराने के बाद वापस भी चला आ रहा था अल्फ़ा पार्टिकल बार बार, तो इससे पता चला कि वो बहुत रिजिड पार्ट है। द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल टू लार्ज एंगल इंडिकेट दैट अल्फ़ा पार्टिकल हैड डायरेक्शन कोलिजन विद द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये भी बता रहा है कि वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था जिससे डिफ्लेक्शन अल्फ़ा पार्टिकल में आ जा रहा था। जाहिर सी बात है ये जा रहा था सीधे 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 गया, लेकिन फिर वो बेंड कर गया अपने पास से, तो इसका मतलब वो रिपेल कर रहा है इसको। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन से पता चलता है हमको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो ये आपके सामने है। तो उसका मेन जो फीचर था रदरफोर्ड मॉडल का, सबसे पहला फीचर था कि उसने ये बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है सेंटर में बिल्कुल। जितने भी मास होते हैं एटम के वो न्यूक्लियस पे कंसेंट्रिक होते हैं, यानी न्यूक्लियस ही मास बताता है एटम का। ठीक है, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होगा टोटल एटम के कंपेयर में, क्योंकि एटम ये है और उसके न्यूक्लियस का साइज़ छोटा सा है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही स्मॉल है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है। न्यूक्लियस जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, यानी इसके इर्द गिर्द यहाँ पे इस पोर्शन में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एटम में होंगे वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होंगे, और जितने भी प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो न्यूक्लियस में होगा वो, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो होगी, क्वांटिटी जो होगी वो बराबर बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कितने होंगे पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एज इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। उसको इलेक्ट्रॉन को बताया था कि जैसे प्लैनेट सन के राउंड मूव करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के राउंड ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। जैसे मैं रेड लाइन डैश लाइन ऐसे बना रहा हूँ तो उसके इर्द गिर्द ऐसे मूव करते रहते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट आप पॉजिटिवली चार्ज देख रहे हैं वो न्यूक्लियस है, बाकी उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह मूव करते हैं जैसे प्लैनेट सन के राउंड मूव करते रहते हैं। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। उसके बाद ड्रॉबैक सबसे बड़ा रदरफोर्ड मॉडल का ये आया कि अगर इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस अगर बीच में, तो इलेक्ट्रॉन
घूमते 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 घूमते, जैसे दूर से इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, घूमते 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 कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में जा कर के गिर जाएगा। क्योंकि जो भी एक वेव थ्योरी है वो ये बताती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, और जब वो एनर्जी को लूज़ करेगा तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियस में जा कर के गिर जाएगा। इस तरह एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ एक पहेली बन गई थी कि एटम फिर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें एटम से ही बनी हैं। तब यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन तो लगातार मूव कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड, कैसे मूव कर रहा है, कहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है कि वो लगातार मूव किया जा रहा है। हालांकि कोई भी होगा, कितना भी बड़ा एटम होगा या चार्ज पार्टिकल होगा, वो मूव करते करते कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग, जिसने रदरफोर्ड के मॉडल को फेल कर दिया था। ठीक है। तो इसके बाद ये ड्रॉबैक के बाद बोर का मॉडल आया एटम का, उसको हम कल पढ़ेंगे।